आज की दुनिया जिस इंतशार और बहरान का शिकार है, शायद इससे कबल कभी नहीं रही। ख्वाह वो कौमी हो या बैनुल-अक़वामी, माजी में दुनिया का एक ही खित्ता किसी बहरान का शिकार होता था, जबकि दुनिया, मुल्क और माशरे की तरक्की के लिए पहली ज़रूरत अमन का क़याम है। आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा हर साल अमन का आलमी दिन भी मनाता है, लेकिन फिर भी अमन हमसे दूर होता जा रहा है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हई खान। पेश है प्रोग्राम बीच बहस में। यही बताने के लिए आज आवाज़ दी वॉइस की स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर ए.के. मर्चेंट, जो टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी, मोक्ष ट्रस्ट वर्ल्ड पीस समिट श्रीलंका के को कन्वीनर, बहाई स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ दिल्ली और एनसीआर के सेक्रेटरी और शांति सहयोग के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर ए.के. मर्चेंट साहब, आवाज़ दी वॉइस की स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि दुनिया में अमन के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा जो तमाम मुल्कों का नुमाइंदा है और बहुत सी तंजीमें, ख़्वाह वो स्पिरिचुअल हों या रिलीजस हों, और आपका तो बहुत सी रिलीजस और स्पिरिचुअल तंजीमों से राबता भी है और बाकायदा आप एक सरगर्म रुकन की हैसियत से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इन तमाम लवाज़मात के अलावा के बावजूद दुनिया में अमन कायम नहीं हो रहा है, आखिर इसका सबब क्या है? जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल रखे हैं और ये मसला बहुत पेचीदा है। और हम, जैसे कि आपने भी बताया, मैं भी अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की इस बात से ही शुरू करना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस हर साल, जैसे कि आपने बताया, 21 सितंबर को जब जनरल असेंबली की बैठक होती है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी घोषित किया है, अमन का दिवस। और उसमें जो फिर एक के बाद एक ममालिक के तरफ से जो उनके रहनुमा या नुमाइंदे होते हैं, वो लोग तकरीर रखते हैं और सबका सोच यही होता है कि कैसे ये आलमी बहरान से हम एक पॉजिटिव तरीके से उभर के बाहर आएँ। लेकिन मसला ये है कि जब तक हमारा नज़रिया हमारे कौम, हमारी उम्मत या हमारे देश या हमारे जात के लोग या मज़हब के लोग या हमारे नस्ल के लोग, जब तक हमारा नज़रिया वो सीमित रहेगा, तब तक हम पूरे दुनिया को, अगर आप अंतरिक्ष से, स्पेस से अगर देखते हैं तो ये छोटा सा एक ज़र्रा है, पेल ब्लू डॉट, जिसको हम कहते हैं आलम या दुनिया या पृथ्वी, संसार। और यहाँ पर जो 8 अरब से भी ज़्यादा पूरा जो पॉपुलेशन है, वो लोग रह रहे हैं। और एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमने साइंस की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया से बहुत तरक्की की है, और इसी तरीके से हमारे दूसरा भी जो नज़रिए से देखें तो तरक्की तो वास्तव में हुई है। मैं हिंदुस्तानी में बोल रहा हूँ ताकि इसलिए हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और थोड़ा सा अंग्रेज़ी मिला के मैं आपको अपनी बात रखूँगा। तो आपने जो ज़िक्र किया कि जब साइंस की दुनिया ने हमारे संसार को, हमारी आलम को इस मोड़ पे लाए हैं, तो क्यों नहीं हमारी जो रूहानियत की दुनिया है, जिसको हम धर्म कहते हैं, मज़हब कहते हैं, रिलीजन्स कहते हैं, वहाँ से हमें क्या सीख प्राप्त होना चाहिए था, ताकि हम मिलजुल कर, एकजुट होकर हम सबके खुशहाली के लिए सोचें और तरक्की के राह पे हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। तो एज अ मेंबर ऑफ द बहाई कम्युनिटी हमारा सोच तो ये है कि हर तमद्दुन की तरक्की के लिए हमारे पास 2 शक्तिशाली ज़रिए हैं, उसको हम हिंदी में 2 माध्यम हैं। एक को हम कहते हैं, क्योंकि ये दोनों नॉलेज सिस्टम है, ये इल्म के ज़रिए हैं। एक को हम कहते हैं साइंस की दुनिया, जिनकी तरफ से हमें टेक्नोलॉजी मिलता है, और दूसरी इल्म की जो दुनिया है, उसको हम कहते हैं दीन, मज़हब, रिलीजन या धर्म। हमारे लिए कभी कभी ये शब्दों को भी लेकर इतना ज़्यादा बहस और उलझन मच जाती है, इतना ज़्यादा इख्तलाफात पैदा होते हैं। लेकिन ज़बान की दृष्टि से देखें तो इनका मतलब यही होता है
क्योंकि जिस तरीके से हमारे साइंस की दुनिया ने जैसे जैसे नया इल्म उनको मिलते गया, वैसे वैसे उन्होंने हमारे सुख चैन की ज़िंदगी जीने के लिए अलग प्रकार के उपकरण, साधन, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दिया है। और आज देख सकते हैं कि एक ज़माना था जब किसी को एक गांव से दूसरे गांव जाना था तो वो बैलगाड़ी पे जाते थे या पैदल चलते थे या घोड़सवार होकर चलते थे, और कितना वक्त लगता था। जैसे कि आप कल्पना कीजिए गालिब का ज़माना, उनको दिल्ली से कलकत्ता जाने में कितने हफ्ते या महीने लग जाते थे। लेकिन आज की दुनिया में हम अपना पूरा जो आलम है, हम एक दिन के अंदर सिर्फ 1 राउंड नहीं 2 राउंड लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास साधन है, और जो स्पीड बढ़ती जा रही है उससे हमारे दिलो दिमाग में भी एक जो फासला बना हुआ है वो कम होना चाहिए था। तो एक तरफ तो हमारे दिमागी जो सोच है और दूसरी तरफ हमारा दिल। तो आज अगर हमारे मज़हब की दुनिया जो है, जो कहता है कि हमें ये जो रूहानियत के इल्म जो प्राप्त हुई है उससे हमारे दिलों को और निकट और नज़दीक आना चाहिए, और एक दूसरे के दर्द और शिकवाओं को हमें समझना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो जब हमारी पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुए, क्योंकि आपने कहा कि आप ये मज़ाहिब की नज़रिए से थोड़ा सा आप हमें प्रकाश डालिए, रोशनी प्रदान कीजिए, तो आप अगर 1893 में जाएं तो उसमें पहली बार सभी मज़ाहिब के नुमाइंदे रहनुमा को एक जगह बुलाया गया था शिकागो में। और वहाँ पे मुद्दा यही था कि एक तरफ तो हम अमेरिका का 400 वर्ष का जो उनको ढूंढ निकालना हुआ, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, कोलंबियन एक्सपोजिशन, और उसी संदर्भ में उन्होंने 1 हफ्ते के लिए सभी मज़हब, सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया, और वो लोग ने एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया। भारत से भी बहुत सारे लोग गए थे, और उसमें हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंदा ने जो जिस तरीके से तकरीर की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने सबके दिल को जोड़ पास ले लिया, खींच लिया, आकर्षित किया। तो अगर ये बात को हम और गहराई से सोचें तो आखिरकार मज़हब दिल को जोड़ने के लिए है, सत्य के पथ पे चलने के लिए है, जिसको हम उर्दू या अरबी में सिरातल मुस्तकीम कहेंगे, क्योंकि सिरातल मुस्तकीम का अर्थ यही होता है कि आप में जो इंसानियत के एट्रीब्यूट्स है, खूबियां हैं, जो सिफतें हैं, उसके आधार पे अपने जीवन को आप जापन करें, उसके आधार पे आप एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें, दोस्ती का एक माहौल बनाएं, और जो शब्द, जो अल्फाज, जो सोच है वो सब सकारात्मक होने चाहिए, एक पॉजिटिव सोच होना चाहिए। लेकिन जब ये नहीं होता है तो इसका मतलब आपको खुद को एक सवाल करना है कि मैं अगर अपने आप को इंसान कहता हूँ, मानव कहता हूँ, मनुष्य कहता हूँ, तो कहाँ गया वो इंसानियत? तो सबसे बड़ा जो एक चैलेंज हमारे सामने यही है कि हम अपने इंसानियत को दरकिनार करके हम इतने ज़्यादा मटीरियलिज्म में, इतने ज़्यादा संसार की या आलम के धन संपत्ति जुटाने में लग गए हैं कि हम एक दूसरे के साथ ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ज़रा सा टोकना चाहूँगा। यकीनन अगर दुनिया में अमन कायम हो तो ना अमन कायम करने वाली तंजीमों की ज़रूरत है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब बदअमनी फैली तो इन तंजीमों की ज़रूरत सामने आई। अब उसके बावजूद भी जो लोग बदअमनी फैलाने वाले हैं उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, और यानी तमाम तंजीमों के बावजूद, अक़वाम मुत्तहिदा के बावजूद वो आलमी अमन का दिन भी मनाता है, और उसके इन तमाम के रहते हुए भी तशद्दुद, बदअमनी, नाइंसाफ़ी जारी है। तो सवाल यह है ना कि डॉक्टर साहब, अवाम क्या चाहता है? जिसको अमन कायम रखना है, क्योंकि अगर अवाम आप तालीम देंगे
और वो नहीं उसको सुनता है। जैसे आपने कहा स्पिरिचुअलिज्म भी है, रूहानियत भी है, उसके साथ साथ और तमाम तालीमात भी हैं, मजहबी भी, लेकिन वो उनको कबूल नहीं कर रहा है। तो अब अमन कायम करने की बुनियादी इब्तदाई फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है डॉक्टर साहब, ये तो बताइए ना। हाँ, यहाँ पर ये सभी तंजीम, सभी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस की है, क्योंकि देखिए अगर आप तारीख के सिफ़े पलटे तो आप देखेंगे कि एक ज़माना था जब हम सब कबाइल थे, ट्राइब्स थे, ट्राइबल्स। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बसने लगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी स्टेट आया, जो यूनान से पूरे आलम में फैला। फिर उसके बाद बादशाहत आई, और उसके बाद एक नेशन स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। तो जैसे जैसे मुल्क बनते गए हैं, बहुत दशकों के लिए तो वो कॉलोनियल पावर्स थे यूरोप के, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एक इंडिपेंडेंट ममालिक बनते गए, तो आज हम अपने पूरे यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मेंबरान हैं, उसको मिलकर उन्होंने ये बनाया है, और वो भी दूसरे जो आलमी जंग के बाद 1945 में। तो उनका मकसद क्या था कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ इस धरती पे अब कोई प्रकार का जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई सीख उन्होंने प्राप्त नहीं की। लोगों ने देखा कि हिटलर ने लगभग 6 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन उसके बाद हमने क्या सीखा? तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को आप देखेंगे तो उनमें सबसे पहला यही है कि अब दुनिया में हमें अमन और शांति कायम करना है। लेकिन वहाँ पे फिर से वो फिसल गए, क्योंकि जो सोवियत यूनियन बना, फिर कैपिटलिस्ट ब्लॉक अमेरिका का बना, वो लोग ने अपने अपने देशों के साथ मिलकर फिर से एक कोल्ड वॉर शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि हमारा दृष्टिकोण बहुत व्यापक होना चाहिए। हमारे लिए ये दुनिया, ये आलम एक ही मुल्क के जैसा है। इसलिए हम कहते हैं हिंदी में, पृथ्वी एक देश है और हम सब इसके नागरिक हैं। और आज हमारे अलग अलग देशों की जो शिक्षा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, नीति नियम है, जैसे हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा ये है एजुकेशन फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप। जब एजुकेशन फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं कि हम सब एक ही आलम के नागरिक के हैं, तो फिर हमारे पास जो इख्तलाफात और जो जंग के जो मौजू है, जो कारण है, वो सब हट जाते हैं। जनरल असेंबली में भी जब मीटिंग्स होती हैं यूनाइटेड नेशंस की, यही चर्चा होती है। और अब तो सिर्फ अमन की बात नहीं हो रही है, उसके साथ साथ आप देखिए माहौलियात की बात आ जाती है, मानव अधिकार की बात आती है, स्त्री पुरुष की असमानता और उसको लेकर इतने ज़्यादा नाइंसाफ़ी और अन्याय और शोषण हो रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग मौजू जुड़ गए हैं। लेकिन अगर आपको धर्म की दृष्टि से इसका यानी समस्या का समाधान चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें खुद को हमारे धर्म की तरफ से, हमारे मज़हब की तरफ से जो हमें रूहानियत की बात बताई गई है, वो कितने हद तक हमने आत्मसात किया है जी। तो वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य की वास्तविकता, इंसानियत, जिसको हम कहते हैं खुदा की तरफ से या ईश्वर की तरफ से जो आध्यात्मिक गुण है, इसलिए जब इंसान को पैदा किया गया तो हमारे पैदा करने वाले, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में पैदा किया है और मैंने तुम्हें ये सारा आलम दिया है कि तुम इसका पूरा अपने खुशहाली की ज़िंदगी जीने के लिए आप उसको उपयोग में लाएं, प्रयोग में लाएं। लेकिन इंसान ने क्या किया? आपस में बंटवारा कर दिया और फिर एक दूसरे के साथ एक तनाव का माहौल बन गया। मेरे पास ज़्यादा है, तुम्हारे पास कम है। तो जिसके पास कम है, जिसका हक आपने दबा लिया है, तो निश्चय ही वो कोई थोड़ी शांत रह सकते हैं। गोया डॉक्टर साहब, मैं ये समझ रहा हूँ। इसके साथ और भी है, हमने इंसान को का बंटवारा किया है नस्ल के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, देश के अलग अलग आइडेंटिटी को लेकर। हमारे देश में भी नेशनल आइडेंटिटी एक बहुत ही अहम मौजू है। तो नेशनल आइडेंटिटी जब बनेगी तभी तो जाके हमारा विकसित भारत भी होगा। सबसे पहले तो हमें अपने आप को एक भारतीय या इंडियन या हिंदुस्तानी के रूप में देखना चाहिए।
बाद में बाकी जो आइडेंटिटीज आती है, चाहे आपके आधार कार्ड का क्या आइडेंटिटी है या पासपोर्ट आपके पास कौन सा है। डॉक्टर साहब, मैं ये समझा हूँ कि बुनियादी तौर पर बदअमनी का जिम्मेदार हमारे समाज के ही कुछ लोग हैं। अब उस बदअमनी को ख़त्म करने के लिए आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, और वो कहाँ तक कामयाब हैं, कहाँ तक नहीं हैं, ये देखने की चीज़ें हैं। ये हुआ डॉक्टर साहब, हर चीज़ एक पॉइंट से, एक नुक्ते से चलती है और फिर उसका दायरा वसी होता चला जाता है। इसका मतलब यह है, लेकिन जब वो फैल जाती है, जैसे कहें हम अब नई बीमारी आ रही है या कोविड चला गया, उसके बाद जब वो फैला तो पता चला कि भाई ये बीमारी है और ये फैलती चली जा रही है, उसके बाद काम शुरू हुआ। तो डॉक्टर साहब, ऐसे ही तशद्दुद है, ऐसे ही नाइंसाफ़ी है, ऐसे ही बदअमनी है। अब अगर इन चीज़ों को बुनियादी तौर पर कहीं पहले ही सीढ़ी पर अगर उसको पकड़ लिया जाए तो शायद वो आगे ना फैले और समाज पूरे ख़तरात में मुब्तला न हो। इसके लिए मैं आपसे ज़रा सा ये मालूम करना चाहता था कि चूँकि आप इसमें जुड़े हुए हैं और आप डोर टू डोर भी आप कर जाते हैं, लोगों को जमा भी करते हैं, आप उनके साथ भी बात करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो डॉक्टर साहब प्लीज़ इसमें हम बताइए कि असल जिम्मेदारी किसकी है ये। बिल्कुल, ये जैसे आपने बहुत सही बताया कि हमारे समाज के जितने भी वो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारे लिए निर्णय लेते हैं, जो फैसला करते हैं, उनको सबसे पहले हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। चाहे वो धर्म के रहनुमा हो या कोई सियासी सरकार के तरफ से हो, वो लोग को सबसे पहले उनके बीच में एक अमन और शांति और एक भाईचारा का माहौल उत्पन्न करना होगा। और जो मुद्दा आपने उठाया है, शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे स्कूल से, विद्यालयों से, हमारे जहाँ पे हम बच्चों को हम पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो युवा पीढ़ी है। तो इसके लिए यूनेस्को ने 1996 में एक पूरे 21वीं सदी के लिए एक पाठ्यक्रम दिया है, अ करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी। और हमारे इंडिया से हमारे जो नुमाइंदे करने वाले थे वो थे आदरणीय डॉक्टर करण सिंह। उसमें 16 लोगों का एक पूरा हाई लेवल टीम था, जिसमें फ्रांस के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे जाक्यूस डेलोर्स, इसलिए उसको हम कहते हैं डेलोर्स कमीशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं। और उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पूरे दुनिया में अगर अमन और शांति हमें कायम करना है तो स्कूल से हम शुरू करते हैं। और उसमें उन्होंने उसको टाइटल दिया, अंग्रेजी में मैं बताता हूँ, लर्निंग, यानी सीखने की जो प्रक्रिया क्या है, द ट्रेजर विद इन। हर मनुष्य में जो छिपे हुए अच्छे गुण हैं उसको उजागर करना, उसको पहचानना। और फिर उन्होंने 4 स्तंभों पर पूरा उनका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम बनाया है। और पहला है कि सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसको कहते हैं लर्निंग टू नो। और उसको हम अगर हिंदी या हमारे भारतीय दृष्टिकोण से लें तो आप उसको कह सकते हैं ज्ञान योग। दूसरा स्तंभ है लर्निंग टू डू। आज हमारे देश में एक पूरी मिनिस्ट्री है फॉर स्किल्स डेवलपमेंट, कौशल प्रदान करना। सो लर्निंग टू डू का मतलब क्या है कि कुछ हुनर भी ऐसा हो जिससे आप काम करके दिखा सकते हैं। तो लर्निंग टू डू इज लाइक कर्म योग। तीसरा जो स्तंभ है लर्निंग टू लिव टुगेदर। कैसे हम सब, हमारे जो भी हम परिवार से आए हों, लेकिन स्कूल में हर बच्चे टीचर्स के सामने तो सब बराबर हैं। वहाँ वो कोई प्रकार का वो भेदभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो दायित्व है बच्चे को प्यार कर देना, अच्छी तरीके से पढ़ाना, और जो उनके पास अपना सिलेबस है जो हर क्लास के लिए एक मुकम्मल किया जाता है साल के बाद साल, तो वो उनको काम करना है। अगर वहाँ पर भी कुछ प्रकार के वो पूर्वाग्रह या पक्षपात की दृष्टि से देखता है तो फिर वो अपना दायित्व सही ढंग से पूरा नहीं करता है। इसी तरीके से हमारे समाज में भी जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, रहनुमा है या इदारे पर अलग अलग पद पे बैठे हुए हैं, वो भी अपनी सेवा अगर ढंग से करें तो मैं बिल्कुल 100% यकीनन कह सकता हूं कि हम शांति ला सकते हैं। तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल नहीं है। और चौथा जो स्तंभ है लर्निंग टू बी, आत्मा योग। अगर हमारी असलियत रूहानी है तो फिर हम ये जो जिस्म है, जो दुनिया के जो धन दौलत और मालदार है, वो हमें सबको चाहिए,
लेकिन हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। आज आप देखिए हमारे आलम का जो जीडीपी है 105 ट्रिलियन डॉलर है, और 1 ट्रिलियन में 12 सिफर होते हैं, देयर आर 12, तो उसको खरब और अरब में आप बांटेंगे तो इट बिकम्स लाइक 10 खरब और 50 अरब। लेकिन उसी के साथ साथ आप दूसरा देखेंगे, मेरे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट है, 105 ट्रिलियन, अगर हम चाहें तो इतना हमारे पास धन संपत्ति है जो पहले ज़माने का फ़िरौन या यूनान के बड़े से बड़े बादशाह, वो लोग के पास भी इतना धन संपत्ति नहीं था। और इससे हम 8 अरब से भी अधिक लोगों की खुशहाली के लिए सब कुछ कर सकते हैं। शांति भी स्थापित कर सकते हैं। शांति या अमन की बुनियाद रखना बहुत आसान है, लेकिन लोग देखते हैं जंग से ही पैसा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, उनका काम ही ये है कि कोई ना कोई तरह इलाके में कुछ ना कुछ जंग होना चाहिए ताकि वो अपना माल, अपना हथियार, अपना ये वगैरह बेच सके। आज भी आंख बंद करके, आंख पे पट्टी लगा कर भी पूरे आलम का अगर नक्शे पर आप एक उंगली रखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ कुछ न कुछ हिंसा की घटना या वहाँ कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट या जंग चल रहा है। तो मैं बताना चाहता था कि इसके साथ आज देखिए एक और हालात हमारा ये है कि हमारे जो कर्जा है 102 बिलियन डॉलर, सॉरी द वर्ल्ड डेट 102, हमारे 105 तो जीडीपी है, लेकिन उसके साथ साथ 102 ट्रिलियन डॉलर कर्जे में है। सबसे जो शक्तिशाली और पैसे वाला देश है, सबसे बड़ा कर्जा तो उसी का है। तो ये भी आप देखिए कि ये काफ़ी ये सोचने की बात है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम सब खुश रह सकते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास ये भी आज से हालात उभर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि यूनेस्को का जो एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, जो हर देश, संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने इसकी स्वीकृति और इस पर उन्होंने अपना मोहर लगाया है, उसको अगर अच्छी तरीके से उसको आप बच्चों तक पहुंचाए, युवा तक पहुंचाए, तो बहुत कम वक्त के अंदर हम एक तब्दीली ला सकते हैं और समाज को हम बेहतर बना सकते हैं। तो इस सोच के साथ हमारी एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी बनी है, हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ बना है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब तक हमारी जहनी सोच में हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे और बाकी के खुशहाली की ज़िंदगी के बारे में हम नहीं सोचेंगे, तो हमारे पास ये जो नाइंसाफ़ी और जो दहशत और ये जो एक इख्तिलाफात का जो माहौलियात है वो बना रहेगा। और साथ साथ आप देखिए कि सिर्फ हमारे समाज की बात नहीं है, बल्कि पूरे आलम पर जिस तरीके से जो माहौलियात की तरफ से एक एनवायरमेंटल चैलेंज, क्लाइमेट इमरजेंसीज जो आए हैं, उसका भी धीरे धीरे हमारे जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ते जा रहा है कि हम फिर सोच रहे हैं कि क्या हमारा मुस्तकबिल है कि नहीं है जी। और इस तमद्दुन की तरक्की के लिए कुछ फैसला हो सकता है कि नहीं हो जी। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे और आपके सामने रखूंगा, चूंकि आप काम कर रहे हैं और बैन मज़ाहिब, इंटर रिलीजन जो ऑर्गेनाइजेशंस या तंजीमें कायम की जाती हैं, वो भी इसी मकसद से कि भाई सारे मज़ाहिब के उलमा हैं या दानिश्वर हैं या बड़े लोग हैं, वो मिलकर बैठें और बदअमनी का रास्ता हल करें कि बदअमनी ख़त्म हो समाज से। इस बीच जो काम हो रहा है इंटर रिलीजन में, जो काम हो रहा है, इंटरफेथ जो काम हो रहा है, आप उससे कहाँ तक मुतमईन हैं? ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैंने सारे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जब 1993 में 100 साल पूरे हुए शिकागो में, फिर उसके बाद 1999 में केप टाउन में हुआ, फिर उसके बाद 2004 बार्सिलोना में हुआ, फिर उसके बाद 2009 मेलबर्न में हुआ, उसके बाद 2015 सॉल्ट लेक सिटी यूटा यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, उसके बाद 2018 टोरंटो में, फिर 2021 में कोविड के वजह से उन्होंने पूरा ऑनलाइन किया था, और अभी लास्ट में जब हुआ था फिर से शिकागो में 2023 में, ये सब में मैंने शिरकत की है। और ये इंटरफेथ डायलॉग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा है, और उसमें एक से बड़े और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी वो अपना संबोधन भेजते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने भी देखा
कि हम सिर्फ एक सेक्युलर नज़रिए से हमारी समस्याओं या मुश्किलात का हल करने की कोशिश करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस की जब आपने बात की, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है 21 सितंबर, 16 नवंबर है इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, फिर पहला एक हफ्ता है फरवरी का 1 to 7 फरवरी जो इंटरफेथ हार्मनी वीक। तो संयुक्त राष्ट्र ने भी अपना पूरा सोच में बहुत अच्छा बदलाव लाए हैं और उन्होंने देखा कि आध्यात्मिक शिक्षाओं की भी बहुत ही आवश्यकता है। और वो लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्ड है, लेकिन बात यह है कि हमारे स्कूल के बच्चों से लेकर बड़ों तक हम कैसे इसको अच्छी तरीके से समझें, हमारे परिवार को भी सिखाएं और हमारे समाज में जब हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तो ये जो रूहानी बातें हैं उसको हम मद्देनज़र रखते हुए अपने पेशनाहाट, अपने सुझाव, अपना एक सॉल्यूशंस का जो प्लान है वो अगर हम दें, और हर देश के हर पार्लियामेंट में ऐसा होना चाहिए, और फिर जाके एक उन देखेंगे कि हमें तो पूरे आलम के बहरान के लिए को हटाने के लिए, मिटाने के लिए हमें काम करना चाहिए जी। तो वो एक एकता जिसको कहते हैं इत्तेहाद जी, इत्तेहाद का एक नज़रिया जब उभर कर आएगा तो आप देखेंगे कि बड़े आसानी से हम एक के बाद एक हमारे सामने जो मुश्किलात हैं, समस्याएं हैं, उसका हम समाधान कर सकते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन हमारा सोच अगर सकारात्मक नहीं होगा, हाँ। और वही नकारात्मक सोच से हम देखेंगे कि मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच पाए। आप देखिए यहाँ इतना सुंदर तस्वीर दिखा रहे हैं, मैंने इन कॉन्फ्रेंस में भाग लिए और सब लोग ने हाथ पकड़ के हाथ उठाते, अभी भी हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ पर यही लोग, कुछ तो अभी गुजर जो है चल बसे हैं, हाँ। कुछ अभी भी है हमारे साथ। और मोक्षा ट्रस्ट की तरफ से भी एक वर्ल्ड पीस समिट होने जा रहा है श्रीलंका में, जो हमारी श्रीलंका सरकार ने हमें आमंत्रित किया है। तो जाफना में ये होने वाला है अक्टूबर 24 को, जब संयुक्त राष्ट्र या अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां वर्ष भी होगा। तो इसके लिए हम न्यूयॉर्क भी जाके हमारे सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में भी हमने अपना रिक्वेस्ट देने का प्रयास किया है। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो लेटेस्ट पेपर ये मैसेज आया था 24 अक्टूबर को, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव ने कहा कि सिर्फ उम्मीदों से हम हमारे मसलियात या हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, क्या आप इसको भी बदअमनी, इंतशार और बहरान का एक सबब समझते हैं कि हुकूमतें, बहुत सी जगहों पर देखा है आपने, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग मसाइल भी हैं और बदअमनी उन्हीं से पैदा होती है, तो क्या मुज़ाहिमत करने वाली ग्रुप, रेजिस्ट करने वाली ग्रुप, हुकूमतों ने उनसे मुज़ाकरात करके उन मसाइल को यानी मकामी तौर पर हल करने की कोशिशों को ख़त्म कर दिया है क्या? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सभी जगह तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे वो लोग मुज़ाकरात करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक मुल्क अपने आप में एकाकीपन में वो उस समस्या या मसले को हल नहीं कर सकता है, क्योंकि बाहर की ताकतें भी उन पर हावी होती हैं। तो बट कुछ ऐसे भी है जहाँ पे इट्स अ डिक्टेटरशिप, वहाँ पे किसी का सुनना नहीं है, किसी के बात नहीं चलती है, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी पेचीदा मामला है, बट हमें अगर खुले दिमाग के साथ और एक क्योंकि डायलॉग के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसको अगर ध्यान में रख के एक दूसरे के साथ हम बात करें, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पार्लियामेंट में बहुत अच्छे से अच्छे मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अगर एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे पास ही इस समस्या का हल, इस मसाइल का सॉल्यूशन है, तो वैसा नहीं चल सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमारा नज़रिया पूरा देश का होना चाहिए और वो देश का नज़रिया पूरे आलम तक पहुंचना चाहिए, तब जाके ये जो बहरान है उसको हम एक के बाद एक मिटा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल अब आपसे, मैं जो पर्सनल सा है, चूँकि पर्सनल इसलिए है कि वो जो काम आप कर रहे हैं और जिन ग्रुप्स के साथ आप हैं, और आपकी पूरी कोशिश है कि पूरा समाज अमन से भरा हुआ हो जाए, लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, आपस में एक दूसरे से शिकायत ना हो, तो इस काम को करने में आपको क्या मुश्किल आती है सामने?
व्यक्तिगत रूप से मेरा तो सबके साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं। मैं हर समाज में जाता हूँ, हर धर्म के साथ हमारे अच्छे से अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी पूरा जो एम और जो उसका उद्देश्य है वो यही है कि हमें सभी धर्मों को एक साथ बुलाना है, बैठना है, बातचीत करना है और अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए उपाय ढूंढने हैं। लेकिन हमारे सामने एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि रिसोर्सेस, कई बार क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है, जिसको कहते हैं साधन, वो हमारे पास बहुत सीमित है। आज भी जब हम 105 ट्रिलियन डॉलर की जो जीडीपी की बात करें तो जितने भी धर्म हैं उनके पास मुश्किल से 0.5% या 0.2% रिसोर्सेज होते हैं। हालांकि मेरे पास पूरा एक पेपर है कि धर्म ने बहुत कुछ किया है, क्योंकि जितने भी धर्म, जितने भी मज़ाहिब इस आलम पे आए हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि तारीख गवाह है कि एक ज़माना था कि हमारे पास आदान प्रदान के साधन बहुत सीमित थे। लेकिन एज अ बहाई हम कहते हैं कि खुदा ताला ने या ईश्वर ने इस धरती के कोई भी ऐसे इलाके नहीं छोड़े हैं जहाँ पर वो अपने रहनुमा, अपने पैगंबर या अपने अवतार या अपने प्रॉफिट्स को नहीं भेजा हो, ताकि उनको सही आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए और उनको सलाह मिले कि कैसे हमें अपने कौम की तरक्की के लिए मिलजुल कर अमन और शांति बनाए हुए हमें आगे तरक्की के राह पे चलना है। तो मज़हब का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और हमारे टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो NCERT का हो या हमारे पास अपने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो, उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और हम अपने स्कूल के बच्चों के साथ या हमारे युवा पीढ़ी के साथ, तो इस तरीके से टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने कई संस्थाओं के साथ भी बहुत अच्छा एक संबंध बनाया है। और जब भी हमें मौका मिलता है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में जाते हैं, वहाँ पर अपनी अपनी तकरीर रखते हैं और वहाँ पर जो नए लोगों के साथ एक जान पहचान होती है, उनके साथ भी हम एक प्रोसेस को जारी रखते हैं। डॉक्टर लेकिन मसला आलमी बुरहान मसला बहुत पेचीदा है और इतना ज़्यादा वसी हो गया है कि अगर कोई सोचता भी है तो वो भी काफ़ी उनके लिए कठिन बन जाता है। लेकिन उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमारे घर से हम शुरू करें कि यहाँ पर अपने घर में शांति है, घर में शांति होगी तो समुदाय में शांति होगी, समुदाय में अगर शांति ला सकते हैं तो फिर हमारे समाज में अमन और खुशहाली उत्पन्न हो सकता है, और समाज में है तो फिर हमारे देश में, और अगर एक देश एक नमूना बन सकता है तो फिर पूरे आलम के लोग भी उनको देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर इस देश में कितने सुंदर तरीके, कितनी अच्छी तरीके से लोग जी रहे हैं, क्या कारण है। तो वो देखेंगे कि अंत में वो लोग ने जितने भी मज़ाहिब के जो बुनियादी शिक्षाएं हैं कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एक दूसरे के दर्द को और दुख को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन जीना है। डॉक्टर A.K. मर्चेंट, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हम बात कर रहे थे आपसे आलमी अमन के बारे में और आप सुन रहे थे डॉक्टर A.K. मर्चेंट को। तो नाजरीन, ये था हमारा इस हफ्ते का बीच बहस में प्रोग्राम। अगले हफ्ते इसी तरह के किसी अहम मौजू के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।